Assalamualaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with a new topic which is absorption costing and marginal costing. ठीक है, तो बेटा आज हम लोग जो पढ़ने जाएंगे वो होगी हमारी मैनेजरियल अकाउंटिंग का हमारे चैप्टर है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। बहुत इजी है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, so here first of all I would like to explain you about the absorption costing. ठीक है बेटा, अच्छा ये जो absorption costing होती है ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कॉस्टिंग जो है वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो अपनी कॉस्टिंग को जो है वो फोरकास्ट कर दे। ठीक है, before starting the production activity they must forecast their costing। ठीक है, अब वो डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट टाइप से हम जो है वो मालूम करते हैं कि क्या होती है। जैसे हमने प्रीवियस सेशन में जो है हमने कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्ट बिहेवियर भी पढ़ा था, तो इस तरह से अब आज हम जो पढ़ेंगे वो है कॉस्ट एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होती है वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जब भी वो कुछ प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन में लगाते हैं तो उसमें जो कॉस्ट आ रही होती है उनको प्रोड्यूस करने के लिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उसके लिए जो कॉस्टिंग हम जब ऐड करते हैं डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसको एक्यूमुलेट करते हैं और उसके बाद एक कॉस्टिंग बनती है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक जो है ये मार्कर बोर्ड मार्कर जो है वो प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इस बोर्ड मार्कर को मैं प्रोड्यूस करने के लिए जो मुझे कॉस्ट लगेगी इसको प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या होगी बेटा, इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट भी होगी। ठीक है, जब हम इन दोनों कॉस्ट को ऐड करके जो है एक्सप्लेन करेंगे कि भाई मैंने जब ये मार्कर बनाया तो लेट्स सपोज इसमें 2 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट थी फॉर ईच मार्कर एंड जो है 5 रुपीज जो है फिक्स कॉस्ट लगी है। ठीक है, तो सम अप जो है वो 7 रुपीज का दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ठीक है, अच्छा क्योंकि मैं इसको फर्दर कैटेगराइज करूंगी यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट को कि जैसे अब हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल में यूज कर रही हूँ, डायरेक्ट लेबर यूज कर रही हूँ, दैट ऑल आर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो ब्रेकअप करके आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, सो यू मस्ट नो अबाउट इट दैट व्हाट आर द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कहूँगी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, और अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है, इसके अलावा फिक्स कॉस्ट कौन सी? फैक्ट्री ओवरहेड, सही है। ये तमाम जो है अगर मैं ऐड करती हूँ सो आई विल से दैट इट इज द कॉस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये जो कॉस्टिंग है वो कौन सी कॉस्टिंग होगी? ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहलाएगी। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए क्योंकि हम ये तमाम कॉस्ट को जो है वो ऐड करके ले रहे हैं और हम इनको जब ऐड करते हैं देन वी से दैट इट इज द मार्कर्स कॉस्ट अंडर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो हम इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को जो है अनदर नेम भी कह सकते हैं, वो होता है फुल कॉस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो है एब्जॉर्प्शन की जगह मैं फुल कॉस्टिंग की भी बात करूँ तो वो भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? इसका अनदर नेम ये है इसलिए बेटा क्योंकि हम यहाँ पर तमाम किस्म की कॉस्टिंग ले रहे होते हैं, सारी ओवरऑल कॉस्ट जो है हम यहाँ पर ऐड करते हैं देन वी से दैट इट इज द कॉस्ट ऑफ द मार्कर, सो दैट्स व्हाई इट इज द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वी कैन से इट द फुल कॉस्ट। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द सेकंड वन व्हिच इज द मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, इसको जो मार्जिनल का वर्ड है बेटा आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, डिफरेंट जगह पर आपने पढ़ा होगा, तो जो मार्जिनल का वर्ड होता है वो आपको वेरिएशन शो कर रहा होता है। ठीक है, कि आपके जो है वेरिएशन क्या आ रही है, चेंजिंग क्या आ रही है। ठीक है,
वो इसमें ऐड नहीं की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है मार्जिनल कॉस्टिंग को बता रही हूँ कि मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने क्या किया कि डायरेक्ट मटेरियल ऐड किया है, डायरेक्ट लेबर ऐड किया है और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यानी कि ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी मैंने वो ऐड की है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड में जो फिक्स कॉस्ट है लाइक रेंट वगैरह वो मैंने इसमें ऐड नहीं किए, ठीक है। तो अब ये आई थिंक आपको क्लियर होगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फुल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं जिसमें फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है, बट मार्जिनल कॉस्टिंग क्योंकि वेरिएबल कॉस्टिंग भी इसको कहा जाता है, इसमें जस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट जो है सारी वो इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब मुझे एक और कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर करना है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है बेटा, हम जब यहाँ पर कॉस्टिंग को शो कर रहे होते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो वो जो है दो तरह की जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट स्ट्रक्चर वो फेस कर रही होती है, ठीक है। एक कॉस्ट स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि वो प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट होती है, ठीक है, और एक कॉस्ट होती है पीरियड वाइज, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉस्टिंग की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, एंड द अनदर वन इज मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्टिंग, सही है। अब ये एक हो गई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और ये है मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मेरी कंपनी है, वहां पर मेरे ऑनर ने मुझे कहा कि आपको जो है इस प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट निकालनी है एक्सपोर्ट मार्केट की, तो आप अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड निकालो, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट भी निकालो और पीरियड कॉस्ट भी निकालो, ठीक है। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट कॉस्ट? बेटा यहाँ पर जो प्रोडक्ट कॉस्ट होगी वो कौन कौन सी होगी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स कॉस्ट ओवरहेड, ठीक है। ये चारों क्या होंगे? आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि पीरियड कॉस्ट इसमें क्या होगी, सो बेटा पीरियड कॉस्ट जो होगी आपकी इसमें, पीरियड कॉस्ट होगी वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है, और द अनदर वन इज फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है। तो ये वाली कॉस्ट क्या आपकी पीरियड कॉस्ट है, ओके। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर क्योंकि हम तमाम जो है वो कॉस्ट ले रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पर होनी चाहिए, तो बेटा याद रखिए प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट आर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। कैसे कि प्रोडक्ट कॉस्ट आपको नाम से पता चल रहा है कि जब आप एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस वक्त जो आपकी तमाम कॉस्ट आ रही है वो ये है, ठीक है। जब वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो चुका है और अब आपको उसको सेल करना है, तो सेल करने के लिए आपके पास ये एक्सपेंसेस आ रहे हैं जो कि हैं सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ये एक्सपेंसेस इनकर्ड नहीं होते, ये आफ्टर प्रोडक्शन जो है इनकर्ड होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीरियड कॉस्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो डिवाइड नहीं हो रहे, बल्कि जब वो प्रोडक्ट अकम्प्लिश्ड हो जा रहा है देन दिस पीरियड कॉस्ट डिवाइड ऑन इट, ठीक है। क्लियर इट टू यू? नाउ हियर इज द अनदर वन इज मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट के लिए अगर मैं बोलूं आपको कि प्रोडक्ट कॉस्ट इसकी क्या है, तो बेटा यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अदर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको ये पता हो इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है और पीरियड कॉस्ट क्या है। क्यों? क्योंकि इसलिए बेटा कि जब आप अभी इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करोगे या फॉर्मूला करोगे तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज पीरियड कॉस्ट को हम एक और कॉस्ट कहते हैं, वो होती है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, हम इसको नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि ये ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है डिवाइड नहीं होती, बल्कि आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो डिवाइड होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, पीरियड कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, now hopefully it is clear to you. Okay, I will move to the question. I will explain this absorption costing and marginal costing through a question. Okay, so let me rub it. अच्छा, अब जो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो उसमें दो चीजें होंगी बेटा। एक तो ये होगा कि आपको अंडर बोथ मेथड्स जो है इनकम स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी होगी, और जो उससे पहले करना होगा वो ये होगा कि आपको यूनिट कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस जो है वो मालूम करनी होगी। ठीक है, यानी पर यूनिट आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। ठीक है, तो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास पेपर्स में यूनिट कॉस्ट भी पूछी हुई है और कभी आपसे जो है इनकम स्टेटमेंट भी पूछी हुई है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, a small company that produces a single product has the following cost structure. एक छोटी सी कंपनी है जो कि एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर ये है। अब कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या है? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 5000, यानी वो 5000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। उसमें उस यूनिट को जब प्रोड्यूस करती है तो उसमें दो कॉस्ट डिवाइड होती है, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट को देख लेते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 5 रुपए लगता है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 3 रुपीस लगता है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो है वो 2 रुपीस आती है, और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो होती है वो 1 रुपीस लगती है। ठीक है, ये वेरिएबल की बात हो गई। देन कम टू द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 35000 है, क्योंकि आपको पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो होल आपको मालूम पता होती है। ठीक है, यानी कि वो कभी भी चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ठीक है, दूसरी जो कॉस्ट है वो कौन सी है? फिक्स्ड की सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, जो कि कितनी है? 12000 रुपीस है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट आपसे पूछ रहे हैं कंप्यूट द यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि आप जो है यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट निकालो, पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि कंप्यूट द यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है बेटा, अब आपको वो जो चार्ट मैंने इससे पहले बताई थी उससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको निकालने हैं इनके कॉस्टिंग। ठीक है, नाउ लेट मी डू इट। Requirement number 1. First of all, I am going to do it. अब निकालना क्या है? यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी है। So I write here यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट जो मैं कंप्यूट करने जा रही हूँ अंडर फर्स्ट वन इज फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अभी मैं यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट निकालूंगी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लें तो क्या था कि ये फुल कॉस्टिंग कहलाती है। मींस कि इसमें तमाम जो है आपके प्रोडक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, इंक्लूडेड होती है, एक्सेप्ट सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ठीक है, चाहे वो जो है वेरिएबल कॉस्ट हो, आइदर इट्स वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये दोनों नहीं होती, अदरवाइज बाकी तमाम चीजें होती है, बिकॉज इट इज द फुल कॉस्ट। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डायरेक्ट मटेरियल मुझे कितना दिया हुआ है बेटा? 5 रुपीस। इन रुपीस दिए हुए 5। ठीक है, डायरेक्ट लेबर मुझे कितने दिए हुए बेटा? डायरेक्ट लेबर दिए हुए 3 रुपीस। ठीक है,
इनको अगर मैं ऐड करती हूँ 5 + 3 8, 8 + 2 10, ये क्या आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अगर मैं ऐड कर देती हूँ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, तो बेटा मैं क्या करूंगी, इस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट को मालूम करने के लिए मैं इस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट को जब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी क्या, तो क्या पूरा होल 35,000 कर दूंगी? आंसर इज नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 35,000 तो पूरे होल 5,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में फिक्स्ड कॉस्ट लगी है। ईच यूनिट के लिए कितनी कॉस्ट होगी? सो व्हाट शुड यू डू, आप इस 35,000 को किससे डिवाइड कर दोगे? 5 से, देन यू विल गेट द आंसर। सो सॉरी यहाँ पर 5 से नहीं करोगे, 5,000 से करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आपके पास? 5,000 है। तो 35,000 को अगर आप डिवाइड करते हो 5,000 से, so you will get 7, यानी each यूनिट आपकी फिक्स कॉस्ट 7 रुपए है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं इसको भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है, तो आंसर विल बी 17। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स सपोज कि वो स्मॉल कंपनी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है वो ये बोर्ड मार्कर प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी जो कॉस्टिंग आई है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वो 17 रुपए का बोर्ड मार्कर का है। ठीक है, अब इसको जब आप सेल करोगे तो उसमें जो भी प्राइस होगी उसका रेवेन्यू आप जो भी जनरेट करो। ठीक है, लेकिन इसकी कॉस्टिंग क्या आई है? 17। तो इसको क्या कहूंगी मैं? यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। मैं इसको क्या कहूंगी? यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट है, जो कि 17 रुपए आई है। सही है। नाउ this requirement number 1 has been completed. Now I am moving to the requirement number 2. Under marginal costing में कर रही हूँ, it is requirement number 2. ठीक है, बेटा यहाँ पर आपके पास रिक्वायरमेंट नंबर 2 अगर आप देखो तो लिखा है कंप्यूट द यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो अब हमें मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली जो है यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, अब हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो है जस्ट वेरिएबल कॉस्ट ऐड करके हम जो है इसकी कॉस्टिंग निकालते हैं। देयर इज नो नीड टू ऐड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, सो इट इज आल्सो वेरी सिंपल। डायरेक्ट मटेरियल इज ऑफ ₹5। ठीक है, डायरेक्ट लेबर आपके पास कितना दिया हुआ है? ₹3। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कितनी है? 2। जब आप इसको ऐड करोगे बेटा तो अब आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं बोलोगे इसको, ये जो कॉस्ट आएगी इसको क्या कहोगे आप? यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, ये जो आपके पास अमाउंट आई है 10 रुपीज, ये क्या है बेटा? ये आपका यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, होपफुली इट इज क्लियर टू यू कि जब आप जो कोई कंपनी जो है 5,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है और उसको ये फाइंड आउट करना है कि उसकी ईच यूनिट की कॉस्ट कितनी निकल रही है, लेकिन उस कंपनी के जो मैनेजर है उन्होंने आपको कहा है कि आप अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की फाइंड आउट करो, और जब आपने फाइंड आउट किया तो आपको पता चला कि 17 रुपए जो है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है उस पर यूनिट की कॉस्ट है। ठीक है, बट अगर आपके मैनेजर ने आपको बोला कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू जो है फाइंड आउट करो, तो फिर जब आपने फाइंड आउट किया तो आपको पता चला कि यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट जो है पर यूनिट वो 10 रुपीज निकल रही है। गॉट इट? सो ये हमारे पास यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट हमने एक्सप्लेन कर दी और हमें पता चल गया किस तरह से होती है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बताऊंगी कि अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग किस तरह से हम इसको जो है फॉलो अप करेंगे।
मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। सो हियर इज इनकम स्टेटमेंट ऑफ गुल अहमद। मैंने यहाँ पर गुल अहमद लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में कोई कंपनी का कोई वो नहीं है, ये एक्चुअली गुल अहमद का जो डाटा नहीं है। was prepared for the current year ending June 30th as follows, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि गुल अहमद की जो है इनकम स्टेटमेंट है जून 30th की, और इसमें जो है आपके पास नजर आ रहा है कि सेल्स इन यूनिट्स, यानी कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बने हैं, तो 20,000 यूनिट्स इन्होंने प्रिपेयर किए हैं, बनाए हैं। सेल्स रेवेन्यू कितना था, सॉरी सेल्स इन यूनिट जो है इतने 20,000 बेचे हैं इन्होंने, सेल्स रेवेन्यू उसका कितना था 2,40,000 रुपीज इनके पास रेवेन्यू आया है। और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगा है वो इन द शेप ऑफ मटेरियल जो है 80,000 है, देन डायरेक्ट लेबर जो है 50,000 है, और फैक्ट्री ओवरहेड में इन्होंने मेंशन किया है वेरिएबल कॉस्ट 32,000 और फिक्स कॉस्ट 28,000, ठीक है। तो ये आपको बता दिया इन्होंने। इन चारों चीज़ों को जब आपने ऐड किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 1,90,000। तो फिर आपने जब इसको सेल्स रेवेन्यू से डिडक्ट किया, माइनस किया, देन यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 50,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद फर्दर यहाँ तक कहानी खत्म नहीं हो जाती बेटा। कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो जस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तक एंड नहीं होता, बल्कि उसको सेलिंग करना होता है, एडवर्टाइजिंग करनी होती है उसकी। तो उसकी जो कॉस्ट थी यहाँ पर वो भी हम लेस करेंगे। तो यहाँ देखिए सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो भी यहाँ पर मेंशन है, वो भी दो कैटेगरीज में, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है और फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ठीक है। 18,000 एंड 42,000। तो जब इन दोनों को ऐड किया तो वी विल गेट द आंसर ऑफ 60,000 टोटल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट से 60,000 रुपये को डिडक्ट किया है तो हमारे पास ग्रॉस लॉस आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। ये एक नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट है जो कि हम बनाते हैं, ठीक है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बट अब वो बोल रहे हैं, गुल अहमद कंपनी चाहती है कि जो एक इनकम स्टेटमेंट बने वो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड बने, ठीक है। तो हम इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड बना के दिखाएंगे, ठीक है। आंसर बिल्कुल सेम होगा, लॉस वही आएगा, बट यहाँ क्या होगा, वे थोड़ा चेंज हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने का। गॉट इट? नाउ हियर इज द रिक्वायरमेंट नंबर 1, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख रही हूँ, लेट मी राइट इट। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में मैं लिख रही हूँ लाइक गुल अहमद कंपनी, सही है, और इसकी मुझे इनकम स्टेटमेंट बनानी है। एंड बिकॉज आई एम मेकिंग an income statement under absorption costing method, so I should mention it over here, ठीक है। और द पीरियड क्या है, एंडेड June 30, ठीक है। ये हमारे पास एक तरह से फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पर मैं बनाऊंगी इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, कैलकुलेटर सही है। अब आपको पता है कि यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनेगी, सही है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर सेल्स लिख दोगे जो भी आपकी, ठीक है। सेल्स हमारी कितनी थी, सेल्स रेवेन्यू हमारे पास है 2,40,000 रुपीज, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ 2,40,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर कोई सेल्स डिस्काउंट या सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम कोई नेट सेल्स नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है डायरेक्ट हमें नेट सेल्स दी हुई 2,40,000, उसमें से मैं क्या लेस करूँगी बेटा, यहाँ पर जो मैं लेस करूँगी वो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट को जब मैं माइनस करूँगी तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, सॉरी क्योंकि मैं अब अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करूँगी, सही है, सही। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मेरे पास ये तमाम चीजें आपको मेंशन की है, ये दी गई है, हमारे पास ये तमाम चीजें आ रही है। अब इसमें मैंने लिखा मटेरियल कितना था 80,000, सही है। लेबर हमारे पास कितना था 50,000, ऑल अमाउंट्स आर इन रुपीस, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जो
ये 1,90,000 रुपीज जो 90,000 रुपीज जो मेरे पास आए वो क्या आए हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो मैं कहाँ लिखूंगी बेटा? तो मैं यहाँ लिखूंगी इसके नीचे, सेल्स के बिल्कुल नीचे। क्यों? क्योंकि मैं इस सेल्स में से जो हमारी सेल्स हुई है कंपनी की, उसमें से जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट थी उसको मैंने फाइंड आउट किया, ऐड किया। जब मुझे वो गेट हो गई तो मैंने उसमें से इस अमाउंट को माइनस कर दिया। सही है? यानी 2,40,000 में से मैं माइनस करती हूँ 1,90,000 को। सो आई गॉट 50,000 रुपीज और मैं तो क्या कहूँगी? ग्रॉस प्रॉफिट। सही है? तो ये मेरी क्या होगी? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। सही है? उसके बाद अब इसमें से मैं क्या लेस करूंगी फर्दर? आई विल डिडक्ट फ्रॉम हियर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है? तो जब मैं सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लेस करूंगी इसमें से, तो मैं यहाँ पर फर्दर जो है उसको पहले ऐड करूंगी वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कितना दिया हुआ वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस? 18,000। वो भी मैं यहीं पर लिखूंगी। देन मैं लिखूंगी फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हमें 42,000 रुपीज दिया हुआ है वो मैं यहाँ लिखूंगी। अब इन दोनों को ऐड करके जो टोटल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आएगा $18,000 ऐड करेंगे 42,000 में। देन आई गॉट 60,000 जो कि मैं यहाँ पर लिखूंगी। अब आप देख सकते हो बेटा कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट स्मॉलर है कंपैरेटिवली योर टोटल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो जब आप इसको इससे लेस करोगे तो 10,000 जो अमाउंट आएगी वो आपकी लॉस होगी, क्योंकि आपका कॉस्ट ज्यादा बढ़ी है कंपैरेटिवली आपकी प्रॉफिट की। सही है? तो इसको मैं क्या शो करूंगी यहाँ पर? नेट लॉस। ये क्या होगा? आपका नेट लॉस होगा। ठीक है? नेट लॉस इन रुपीज आपके पास 10,000 आया है। ठीक है? अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो ये आपको मेथड समझ में आ गया। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू आप इनकम स्टेटमेंट किस तरह से निकालोगे। अब मैं जो हूँ आपको इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो आपको बताती हूँ। सही है? ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 करने जा रहे हैं हम इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है बेटा? इसका फॉर्मेट भी हमें पता है कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। सेल्स हमारे पास कितनी है? 2,40,000। तो हमने यहाँ पर कर दी 2,40,000। ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें से जो लेस करेंगे वो क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है? तो ये जो हम माइनस करेंगे ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा जो हमारे पास डिफरेंट फिगर के साथ दिया हुआ है। मटेरियल, लेबर एंड एफओएच अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। ठीक है? तो ये तीनों चीजें हम ऐड कर देंगे। डायरेक्ट मटेरियल हमें कितना दिया हुआ है बेटा? यहाँ पर 80,000। सेपरेटली लिखेंगे इसको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ। डायरेक्ट लेबर आपको कितना दिया हुआ है? 50,000। और आपके पास वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो है आपके पास वो है 32,000। ठीक है? तो आप 32,000 यहाँ पर लिखकर इन तमाम को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो क्या कितनी आ रही है? 1,62,000। So I will write here 1,62,000। ठीक है? क्यों? क्योंकि अब मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस
फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज 28,000। तो अभी आपको यहीं पर ही लिखना होगा ये, सही है। फिर वेरिएबल सैलरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो कि आपको दिए हुए 18,000, वो भी आप यहीं पर लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना है फिक्स्ड सैलरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कितना दिया हुआ है ये दिए हुए आपको 42,000। तो जब आप इन सबको ऐड कर लोगे, 42,000 ऐड करेंगे 18,000 ऐड करेंगे 28,000, सो द आंसर इज 88,000। और ये 88,000 क्या कहलाएगा? टोटल नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। अब जब आप इस अमाउंट में से ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट है इसमें से इस टोटल नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, देन यू विल गेट द आंसर। अब आपको ये देखने से लग रहा है कि आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम है कंपैरेटिवली योर एक्सपेंसेस, तो आपको पता है वैसे ही पहले पता चल गया आपको कि आपका लॉस हो रहा है, वो भी कितने